विनायक दामोदर सावरकर, एक ऐसा नाम जिसके मतलब कई हैं। कुछ के लिए वो एक वीर स्वतंत्रता सेनानी हैं, तो कुछ के लिए एक विभाजनकारी विचारक। तो आखिर वो देशभक्त थे या पक्षपाती? चलिए, आज हम उनकी इसी जटिल विरासत की परतें खोलते हैं। देखिए, सावरकर की कहानी को समझना ना एक सिक्के के दो पहलू देखने जैसा है। एक तरफ उन्हें वीर सावरकर कहा जाता है, वो क्रांतिकारी जिसने ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी। और फिर सिक्के का दूसरा पहलू है एक ऐसे विचारक का जिनकी सोच आज भी समाज में बहस का एक बड़ा मुद्दा बनी हुई है। तो चलिए, कहानी की शुरुआत करते हैं सावरकर के पहले रूप से, एक कट्टर अंग्रेज विरोधी क्रांतिकारी। ये वो दौर था जब एक छात्र कार्यकर्ता ब्रिटिश राज का सबसे बड़ा दुश्मन, एक वांटेड मैन बन गया। उनके शुरुआती साल बस क्रांति की आग से भरे हुए थे। सोचिए, 1903 में उन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई, मित्र मेला। फिर 1906 में कानून की पढ़ाई के लिए लंदन गए और वहां क्रांतिकारियों के अड्डे इंडिया हाउस का हिस्सा बन गए। 1909 में तो उनकी किताब को बैन कर दिया गया और 1910 आते आते वो हथियार तस्करी और सरकार के खिलाफ जंग छेड़ने के आरोप में गिरफ्तार हो चुके थे। और फिर 1910 में हुआ वो मशहूर किस्सा। उन्हें जहाज से भारत लाया जा रहा था और सावरकर ने क्या किया? वो जहाज के एक छोटे से पोर्ट होल से निकलकर सीधे समुद्र में कूद गए। वो तैरकर फ्रांस के मार्से तट तक पहुंचे और वहां राजनीतिक शरण मांगी, लेकिन फ्रांसीसी अधिकारियों ने उन्हें वापस अंग्रेजों के हवाले कर दिया। ये घटना इतनी बड़ी बन गई कि एक इंटरनेशनल मुद्दा बन गया और मामला हेग के इंटरनेशनल कोर्ट तक जा पहुंचा। और इसी घटना के बाद शुरू होता है सावरकर की कहानी का सबसे अहम मोड़, अंडमान की वो बदनाम सेल्युलर जेल, जिसे काला पानी भी कहते हैं। यहां बिताए गए सालों ने उनकी जिंदगी, उनकी सोच, उनकी राजनीति, सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सजा कितनी थी पता है? पूरे 50 साल। 50 साल की सजा सोचकर ही रूह कांप जाती है। ये एक ऐसी सजा थी जो किसी भी इंसान का हौसला तोड़ दे। और ये जानना बहुत जरूरी है कि इस सजा ने सावरकर के साथ क्या किया और उन्होंने आगे क्या कदम उठाए। जेल के अंदर उन मुश्किल हालातों के बीच सावरकर ने ब्रिटिश सरकार को एक के बाद एक कई माफीनामे यानी क्लेमेंसी पिटिशंस लिखीं और यहीं से विवाद शुरू होता है। 1913 की एक अर्जी में उन्होंने लिखा था, मैं एक उड़ाऊ बेटे की तरह हूं जो सरकार के माता पिता जैसे दरवाजे पर वापस लौटना चाहता है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने आगे लिखा, मैं सरकार की किसी भी तरह से सेवा करने के लिए तैयार हूं। मेरा हृदय परिवर्तन सच्चा है। अब सवाल ये उठता है, क्या ये जेल से बाहर निकलने की एक सोची समझी चाल थी या वाकई उनका मन बदल गया था? ये वो सवाल है जो आज भी उनकी विरासत के साथ जुड़ा हुआ है। अब जेल से बाहर आने के बाद हम एक बिल्कुल नए सावरकर को देखते हैं, एक नए राजनीतिक नजरिए के साथ। और यहीं से जन्म हुआ उनके सबसे असरदार और सबसे विवादित विचार का, हिंदुत्व। तो ये हिंदुत्व है क्या? देखिए, सावरकर के हिसाब से ये सिर्फ एक धर्म नहीं था, नहीं, ये एक राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान थी। उन्होंने 1922 में, जब वो जेल में ही थे, इसकी परिभाषा दी थी। उनके मुताबिक हिंदू वो है जो इस भारत भूमि को सिर्फ अपनी मातृभूमि ही नहीं बल्कि अपनी पुण्य भूमि भी मानता हो। और उनके विचारों में ये जो बदलाव आया वो सच में हैरान करने वाला है। देखिए, 1909 में यानी जेल जाने से पहले वो हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे और ऐतिहासिक नफरत को अन्यायपूर्ण और मूर्खतापूर्ण कहते थे। लेकिन 1937 आते आते उनका नजरिया 1800 डिग्री घूम चुका था। अब वो कह रहे थे, भारत में मुख्य रूप से दो राष्ट्र हैं, हिंदू और मुसलमान। हिंदू महासभा के नेता के तौर पर सावरकर की राजनीति अक्सर कांग्रेस की मुख्यधारा आज़ादी की लड़ाई से अलग चलती थी। जैसे 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का उन्होंने बहिष्कार किया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने अंग्रेजों की मदद की और भारतीयों को उनकी सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया। और तो और, कुछ प्रांतों में तो उन्होंने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकारें भी बनाई। अब बात करते हैं जाति व्यवस्था पर उनके विचारों की, और यहां भी गहरे विरोधाभास नजर आते हैं। एक तरफ वो लिखते हैं कि जाति व्यवस्था को इतिहास के कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ जब अछूतों के मंदिर में प्रवेश के लिए कानून बनाने की बात आई तो उन्होंने अपनी पार्टी को इसका समर्थन करने से रोक दिया। और इतना ही नहीं, उन्होंने मनुस्मृति को वेदों के बाद सबसे पूजनीय ग्रंथ तक कहा। चलिए, अब आते हैं सावरकर की जिंदगी के आखिरी और शायद सबसे विस्फोटक हिस्से पर, एक ऐसा चैप्टर जो आज भी उनकी विरासत पर एक बहुत बड़ी परछाई डालता है।
साल था 1948। महात्मा गांधी की हत्या, इस खबर ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। और इसी हत्याकांड की साजिश में शामिल होने के आरोप में विनायक दामोदर सावरकर को गिरफ्तार किया गया। मुकदमा चला और आखिर में अदालत ने उन्हें बरी कर दिया। कोर्ट का कहना था कि जो मुख्य गवाह था उसकी बात को साबित करने के लिए कोई दूसरा स्वतंत्र सबूत मौजूद नहीं है, तो कानूनी तौर पर सावरकर बेकसूर साबित हुए। मगर ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। कई साल बाद सरकार ने इस मामले की फिर से जांच के लिए कपूर कमीशन का गठन किया और इस कमीशन ने उन सबूतों को भी देखा जो पहले वाली अदालत में पेश नहीं किए गए थे। और इस कमीशन का जो नतीजा निकला वो बहुत चौंकाने वाला था। जस्टिस जे.एल. कपूर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, सारे सबूतों को अगर एक साथ रखकर देखा जाए तो इस बात के अलावा और कोई थ्योरी नहीं बचती कि गांधी की हत्या की साजिश सावरकर और उनके ग्रुप ने ही रची थी। सोचिए, अदालत से बरी होने के बावजूद इस रिपोर्ट ने यह पक्का कर दिया कि उनकी भूमिका पर सवाल हमेशा उठते रहेंगे। फिर आया साल 1966। 82 साल की उम्र में सावरकर ने प्रायोपवेशन करने का फैसला लिया, यानी मृत्यु तक उपवास। ये कहते हुए कि उनकी जिंदगी का मकसद अब पूरा हो चुका है, उन्होंने खाना पीना सब छोड़ दिया। एक इतने विवादों से भरी जिंदगी का एक ये सोचा समझा और दार्शनिक अंत था। तो सवाल फिर वही है, सावरकर को कैसे याद रखा जाए? एक क्रांतिकारी, एक कैदी, एक विचारक और एक आरोपी। उनकी पूरी कहानी विरोधाभासों से भरी हुई है। शायद इस सवाल का कोई एक सीधा साधा जवाब है ही नहीं। शायद किसी इतने जटिल इंसान को इतिहास कैसे याद रखता है, इसका जवाब इतिहास में नहीं बल्कि हम सबके अपने अपने नजरिए में छिपा है।